नमस्कार, योर मनी में निवेश गुरु मंत्र लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। मैं हूं कविता थपलियाल। आज योर मनी में हम करेंगे एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंशियल इंडियन के निवेश के बारे में बात। कैसे एनआरआई भारतीय म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, साथ ही देंगे इंश्योरेंस से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब। आज योर मनी में मेरे साथ है myinsuranceClub.com के को फाउंडर और वाइस प्रेसिडेंट मनोज असवानी। आपका स्वागत है मनोज। शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज योर मनी में क्या है खास। इंश्योरेंस में सबसे पहली पॉलिसी कौन सी खरीदें, यूलिप या टर्म प्लान? ग्रुप या इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी कौन सी है बेहतर हेल्थ पॉलिसी? और भारतीय म्यूचुअल फंड में एनआरआईज पैसे लगाने से पहले क्या रखें ध्यान? शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। हमारे पहले दर्शक मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर है। गुड इवनिंग मनोज, बताएं कहां से बोल रहे हैं और आपका सवाल क्या है? हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले से बोल रहा हूँ मैडम। पूछिए, क्या जाना है आपको? जी मैडम, अभी तो मेरी तनख्वाह 6,000 रुपये मैडम, और 3-4 महीने के बाद मेरी तनख्वाह तो मैडम 25,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है। मेरी उम्र 31 साल है मैडम अभी। 31 साल के हैं आप? ठीक है। हाँ जी। ठीक है। आपके परिवार में कौन कौन है? जी, बीवी है मैडम अभी। ठीक है। वो कमाती हैं या वो हाउसवाइफ हैं? जी नहीं, वाइफ ऑफ हूँ, मतलब घर का काम करती ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बताइए, आप जानना क्या चाहते हैं? आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है? जी कुछ भी नहीं मैडम अभी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ आपका देखा ना मैडम, वो खेड़ेगांव में भी लगता है आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है मैडम वो। हाँ, तो ये जानना चाहता था मैडम मैं कि मैं इन्वेस्ट कहाँ पे करूँ। मुझे 6 से 5-6 हजार रुपये इन्वेस्ट करना है मैडम। ठीक है, ठीक है। आज मनोज जी, आज हमारा इंश्योरेंस का शो है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके पास कोई इंश्योरेंस भी नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड्स भी नहीं है, तो आज हम आपकी इंश्योरेंस से जुड़ी हुई तमाम सवालों के जवाब आज आपको शो पर देंगे। तो सबसे पहले मनोज, यहाँ पर एक टर्म प्लान लेने की सलाह हम यहाँ हमारे जो मेहमान है मनोज असवानी उनसे मांगेंगे। मेरे ख्याल से इनको अपने लिए एक टर्म प्लान लेना चाहिए। इन्होंने किसी तरह का निवेश अभी तक नहीं किया हुआ है और मेरे ख्याल से ये इंश्योरेंस में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उनको बचा सकते हैं उससे। और जो सबसे पहला कवर होता है, जो बहुत जरूरी होता है, वो है एक टर्म कवर। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला कदम अगर आप इंश्योरेंस में रख रहे हैं और पहली पॉलिसी खरीदने वाले हैं, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट का जरिया मत सोचिए इंश्योरेंस को। आप एक सिंपल पॉलिसी लीजिए जो टर्म प्लान है। आपने जैसे बताया आपकी शादी हो चुकी है, वाइफ हैं, तो वो आप पे डिपेंडेंट है, आपके इनकम पे घर चलता है और वो आपके इनकम पे डिपेंडेंट है। तो कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तो उनको इनकम कंटिन्यूसली आनी चाहिए, इसके लिए टर्म प्लान लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक प्योर टर्म प्लान लेना है। आजकल ऑनलाइन प्लान है मार्केट में, अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं, कंपनीज की वेबसाइट से डायरेक्टली खरीदते हैं, आपको बहुत ही सस्ते में इंटरनेट पे ऑनलाइन टर्म प्लान्स मिलते हैं। एक टर्म प्लान आपको बिल्कुल लेना बनता है। आपने अभी बताया कि आपकी करंट सैलरी कुछ है और 3 महीने में आपको बढ़ के मिलने वाली है, तो अच्छी बात है। आप वही सोच के एक अच्छा टर्म प्लान ले लीजिए ताकि आपको फिर से एक और ना लेना पड़े अगले साल। कितने का कवर होना चाहिए और कौन कौन से टर्म प्लान्स ये सोच सकते हैं लेने के बारे में? तो कम से कम कवर 30 लाख का होना चाहिए। अगर अफोर्ड कर पाते हैं प्रीमियम तो 50-60 लाख का भी कवर ले सकते हैं। और ऑप्शंस बहुत है मार्केट में। आज 16-17 कंपनीज हैं जो ऑनलाइन टर्म प्लान दे रही हैं। जो पुराने और थोड़े पॉपुलर हैं, अवीवा का टर्म प्लान है, HDFC है, SBI का टर्म प्लान है। सो बहुत सारे कंपनीज, आपको जो ब्रांड पसंद आता है आप ले लीजिए। आपका प्रीमियम 10,000 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। आप 50 लाख का कवर ले सकते हैं अच्छे से। सालाना जो प्रीमियम आपका आएगा वो आपको पूरे 30 साल की जो आपकी टर्म रहेगी, पॉलिसी की ड्यूरेशन रहेगी, उसमें वही एक प्रीमियम रहेगा, बढ़ेगा नहीं। एक ही अमाउंट रहेगा जो हर साल आपको पे करना है इंश्योरेंस कंपनी को। तो क्लियरली आपको यहाँ पे एक जीवन बीमा करानी है, यानी आपको एक टर्म कवर लेना है अपने लिए, जो कि कवर हो सकता है 30 लाख का। इसका जो प्रीमियम है वो 10,000 सालाना से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ये तो बात हुई आपके टर्म कवर की। मेरे ख्याल से यहाँ पर मनोज जी, अगर आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ अभी भी, तो मैं जानना चाहती हूँ, आपने HDFC प्रो ग्रोथ प्लान क्या लिया हुआ है अभी? हाँ, वो कर लिया था मैडम अभी 6 तारीख को मैंने। अच्छा। और वो जानकारी नहीं थी मैडम। और वो हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन सकती हूँ, बोलिए। हाँ, वो मतलब पॉलिसी बाजार के कहने पे दिया था मैडम। ठीक है। तो बेसिकली अभी आपको जानना है कि आप इस पॉलिसी में बने रहे या नहीं। तो मेरे ख्याल से मनोज, ये इन्होंने कोई यूलिप प्लान लिया हुआ है अपने लिए? जी, ये यूलिप प्लान है जिसके आपके जो प्रीमियम आपने पे किया हुआ है उसका पैसा स्टॉक्स में, इक्विटी मार्केट में जाके इन्वेस्ट होगा।
आपका जो प्रीमियम है, आप सोच रहे हो कि आपको उस पर अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, इसके लिए आपने उसमें पैसे डाले थे, लेकिन ये याद रखना है कि ये यूलिप प्लान है, इसमें अगर मार्केट खराब परफॉर्म करती है तो रिटर्न्स तो छोड़िए, आपका ये जो प्रीमियम है वो भी चला जाएगा। तो ये प्लान में जो भी रिस्क होती है वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं बेयर करती है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करता है, आप एज अ कस्टमर करते हैं। तो अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस प्लान पहले कभी लिया नहीं था तो आपका फर्ज बनता था कि थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा पूछताछ करें। पर ठीक है, अगर आपने अभी ले लिया 3 दिन पहले ही, आपके पास अभी भी टाइम है, फ्री लुक पीरियड चल रहा है, जाके पॉलिसी कैंसिल कर दीजिए। बिल्कुल। तो मनोज जी, यहाँ पे फ्री लुक पीरियड का फायदा उठाइए जो आपको 15 दिन तक मिलता है और पॉलिसी को वापस कर दीजिए। उसके बजाय मेरे ख्याल से आपको एक टर्म प्लान लेना चाहिए, साथ ही कोई हेल्थ कवर भी आप इनको सजेस्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक हेल्थ पॉलिसी ले सकते हैं अगर 3 लाख की। बहुत सारी कंपनीज हैं आज पब्लिक सेक्टर में ही, ओरिएंटल, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनीज हैं। 3 लाख का एक हेल्थ स्वास्थ्य बीमा कवर ले लीजिए। कल को भगवान ना करे अगर कोई कारणवश अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं या आपके फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो जो भी हॉस्पिटल का खर्चा है वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर देगी। तो 3 लाख का एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर आपको लेना चाहिए। 50 लाख का एक टर्म कवर ले लीजिए। इस पॉलिसी को सरेंडर कर दीजिए। इंश्योरेंस को प्रोटेक्शन की तरह देखिए, कोई भी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट की तरह मत देखिए। आपके नजदीकी बैंक में जाइए, आपको एफडी और पीपीएफ के ऑप्शन तो वैसे ही मिल रहे हैं, क्यों इंश्योरेंस को आपने इन्वेस्टमेंट की तरह देखना है। प्योर प्रोटेक्शन प्लान ले लीजिए और ये प्लान को सरेंडर कर दीजिए। बिल्कुल। तो जैसे कि आपको योर मनी से यहाँ पर सलाह मिल रही है, आपको 3 लाख तक का हेल्थ कवर लेना है। जो आपने यूलिप प्लान लिया हुआ है इसको आप वापस कर सकते हैं, इसको मत कंटिन्यू कीजिए। जहाँ तक निवेश की बात है, कई सारे ऑप्शंस है बाजार में आप जिनके जरिए निवेश कर सकते हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स, आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन मनोज, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे जब भी आप निवेश की स्ट्रैटेजी बनाएं, अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखिए। आप पहले एक पेपर पे अपने सारे गोल्स लिख दीजिए कि आपको कितने समय बाद कितना पैसा चाहिए होगा, उसके मुताबिक ही आप अपने निवेश की रणनीति यहाँ पर तैयार कीजिए। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि योर मनी से आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आगे आपको बताएंगे इंडिविजुअल या ग्रुप कौन सी हेल्थ पॉलिसी है बेहतर। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं myinsuranceClub.com के को-फाउंडर और वाइस प्रेसिडेंट मनोज असवानी। लेते हैं दिल्ली से तरुण गुप्ता का सवाल। नमस्कार तरुण, सवाल पूछिए। थैंक यू कविता जी। मेरा सवाल सिर्फ इतना था, मैं एक्चुअली अभी मैंने जैसे इन्वेस्ट करना शुरू किया है तो मेरी सैलरी एक्चुअली अभी अराउंड 28 से 30,000 के अप्रोक्स आती है। तो मैंने अभी टैक्स सेविंग की 2 चीजें ली हैं। एक तो एफडी, वो एफडी कर रहा हूँ, वो कराइए क्या। पीएफ में इन्वेस्ट किया है 10,000 पर ईयर का और 30,000 मैंने आईसीआईसीआई का प्रू वेल्थ बिल्डर 2 प्लान लिया हुआ है। ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू नो दैट कि क्या मतलब इसमें मुझे बताया गया था कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जिनमें कम रिस्क पे आपको एक एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। तो आई वाज रियली कंफ्यूज कि मैं किस प्लान के साथ जाऊं और मुझे मतलब अच्छा रिटर्न मिल जाए। ठीक है, आपका मोटिव सिर्फ टैक्स सेविंग का है यहाँ पर, राइट तरुण? करेक्ट। ठीक है। मनोज, यहाँ पे जहाँ तक पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट है वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो हम रेकमेंड भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रू वेल्थ बिल्डर 2 का ये जो प्लान इन्होंने लिया हुआ है, ये कैसा है? तो एक्चुअली तरुण से एक सवाल होगा कि पूरा पैसा पीपीएफ में क्यों नहीं डाल दिया, क्यों इंश्योरेंस को कंसिडर किया आपने? बिकॉज इसमें मुझे एक इंश्योरेंस भी मिल रहा था, क्योंकि अराउंड मल्टीप्लाई बाई 10 तो 3 लाख का मुझे इंश्योरेंस भी मिल रहा था, इसलिए आई गो फॉर दिस। तो तरुण, 3 लाख का कवर आपको लगता है आपके लिए सफिशिएंट है? अगर कुछ हो गया आपको तो फैमिली को 3 लाख का जो अमाउंट मिलेगा उसमें आपको लगता है वो कितने महीने निकाल सकेंगे या कितने साल निकाल सकेंगे? एक्चुअली आई वाज रियली कंफ्यूज्ड एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग। बिल्कुल। आपके पास कोई टर्म कवर है यहाँ पे तरुण इसके अलावा? नहीं, इसके अलावा इन 2 चीजों के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और तो आपको जो लेना चाहिए था वो छोड़ के आपने तमाम चीजें ले ली है यहाँ पे। चलो ठीक है, लेकिन अगर आपने सिर्फ 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं टैक्स के सेविंग में, आपके पास और 60,000 का जो किटी है, आप इंस्टेंटली जाके पहले तो एक टर्म प्लान ले लीजिए, ऑनलाइन टर्म प्लान। आपने बताया आपकी एज यंग है, अर्निंग शुरू कर दिया है अभी, तो आपको इंस्टेंटली एक टर्म प्लान तो ले लेना चाहिए। ऑनलाइन टर्म प्लान लोगे 6 से 7,000 में आपको 50 लाख का कवर मिल सकता है। बिना सोचे आप ले लीजिए। वो टैक्स सेविंग तो मिल ही जाता है, लेकिन आप इतना समझिए कि आपकी फैमिली को एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ मिल रही है, इनकम प्रोटेक्शन। कल को अगर आपको कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, फैमिली के पास एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है, उनको वो टेंशन नहीं रहती। आप उनका सोच के वो प्लान ले लीजिए, टैक्स सेविंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये प्लान अच्छा है, यूलिप है, तो हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कस्टमर्स को
पॉलिसी होल्डर्स को कि पहले प्रोटेक्शन लिया कीजिए इंश्योरेंस में, उसके बाद यूलिप और सेविंग्स प्लान पे मूव करें। जैसे आपने बताया आप कंफ्यूज हो, 95% पीपल जो यूलिप लेते हैं वो कंफ्यूज ही रहते हैं क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है। तो इससे सेफ है कि बहुत लोगों को हम रेकमेंड भी करते हैं कि आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे आपने अभी इन्वेस्ट कर लिया है, आपको इतना याद रखना चाहिए कि आपके पास बहुत सारे फंड ऑप्शंस है। तो एक बैलेंस्ड फंड होगा जिसका नाम इस पॉलिसी में है मल्टी कैप बैलेंस फंड। आप उनको इंस्ट्रक्शन दे दो कि आपके सारे प्रीमियम जो आप इन्वेस्ट करोगे ना उस बैलेंस फंड में रखते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपको बैठ के मार्केट ट्रैक नहीं करना पड़ेगा, वो फंड अपने आप एडजस्ट कर लेगा। 60% इक्विटी, 40% बैलेंस्ड, और आपको अच्छे रिटर्न्स आते रहेंगे। अगर रिस्क है भी तो कितना कम लॉस होगा आपको इस फंड के जरिए, वो फंड मैनेजर प्लान करते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंपनी जो है बहुत सारे फंड ऑप्शन देती है, आप उसमें से मल्टी कैप बैलेंस फंड को जाके चूज कर लीजिए। फिलहाल वो स्ट्रैटेजी है। लेकिन जैसे आप अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं सीखने में, तो अभी रुक मत जाइए क्योंकि आपने एक फंड ऑप्शन चूज कर लिया है। कॉन्स्टेंटली इसको पढ़ते रहिए, इसके बारे में लर्न करते रहिए, और फिर आपके पास बहुत सारे फंड्स हैं, आप स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे तमाम सवालों के जवाब आपके दे दिए। तरुण, और कोई सवाल पूछना है आपको? नहीं जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं अंबाला सिटी से केपी जैन का सवाल। नमस्कार मिस्टर जैन, सवाल पूछिए। मिस्टर जैन, अपनी टीवी की आवाज आप कम कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं अभी। अच्छा जी, मेरा सवाल ये था कि मैंने पहले इंश्योरेंस जी इनकी आवाज़ यहाँ पे नहीं आ रही है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। इन्होंने एक रेगुलर मेडिक्लेम इंडिविजुअल पॉलिसी ली हुई है ओरिएंटल इंश्योरेंस की, और यहाँ पे इन्होंने इसको रिन्यू भी किया है एज जीएमसी ऑफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। जानना चाहते हैं कि क्या ये पॉलिसी को कंटिन्यू करते रहें या इन्हें रुकना चाहिए। तो ये बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ कोई इंडिविजुअल पॉलिसी रन कर रहे हैं और उन्होंने इतने साल रिन्यू करने के बाद अब एक ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी ले ली है। उसी कंपनी से ली है वो अलग बात है, पर फिर भी उन्होंने इंडिविजुअल पॉलिसी छोड़ के ग्रुप मेडिक्लेम में एंट्री ले ली है। तो एडवाइजेबल नहीं है। कोई भी अगर ये देख रहे हैं आपके पास इंडिविजुअल पॉलिसी चल रही है, आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे कि ये ग्रुप है, ये बैंक में आपका अकाउंट है तो आपको ये पॉलिसी मिल रही है, एडिशनल तौर पर ले रहे हो तो ठीक है, पर अपनी एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल पॉलिसी को बंद करके ग्रुप पॉलिसी मत लीजिए। ग्रुप पॉलिसी में थोड़े फायदे हैं, पर आप अगर इतने साल से अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी चला रहे हो तो ज्यादा फायदे मिलते हैं उसमें। तो अब आपने, जैन साहब ने तो ले लिया ये पॉलिसी, तो आप इसको चलाए रखें। आपको बेनिफिट्स कोई भी ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो जो आपका वेटिंग पीरियड फिर से शुरू हो जाएगा। लकीली ग्रुप पॉलिसीज में वेटिंग पीरियड कम होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल पॉलिसीज। तो अब आपने ये जो स्विच कर ही लिया है तो इसको अच्छे से बनाए रखें। हो सकता है तो एक और इंडिविजुअल पॉलिसी शुरू कर लीजिए अगर आपके बजट में बैठ रहा है तो, पर आगे कभी भी इंडिविजुअल पॉलिसी छोड़ने का सोचना मत, कोई भी सिचुएशन में। यहाँ पे ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसीज के फायदे क्या है और कब लेनी चाहिए? ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी ये होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको एक इंडिविजुअल कस्टमर की तरह नहीं देखती है, वो आपको एक ग्रुप के मेंबर की तरह देखती है। तो वो ग्रुप कैसे हो सकता है? यहाँ आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो कंपनी जाके इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही है और आपको बोल रही है आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ आप किसी बैंक में अकाउंट होल्डर हैं और बैंक इंश्योरेंस कंपनी से कोई पॉलिसी बनवा रही है अपनी, तो आप बैंक के अकाउंट होल्डर होते ही ऑटोमेटिकली मेंबर हो गए। तो इसमें ईज ये होता है कि बहुत सारी एज ग्रुप्स को पॉलिसी पहले मुश्किल से मिलती थी, जिनको हाई एज होती थी, जिनको एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं, जिनको वेटिंग पीरियड कम चाहिए, तो उसमें ग्रुप पॉलिसीज बहुत अच्छे से काम आ जाती है। प्रीमियम ग्रुप पॉलिसीज में बहुत बार कम होता है, ठीक है, लेकिन आप ये समझिए कि ग्रुप पॉलिसीज का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। कल को अगर आपने डिसाइड कर लिया कि कंपनी मुझे छोड़ना है तो पॉलिसी छूट गई, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि बैंक अकाउंट बंद करना है तो आपकी पॉलिसी छूट गई। तो ग्रुप पॉलिसीज में रेस्ट्रिक्शन ये है कि कंट्रोल आप नहीं करते हैं, कंट्रोल वो ग्रुप का ओनर करता है, यहाँ वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है। तो इसीलिए हमेशा अपनी एक इंडिविजुअल पॉलिसी होनी चाहिए। ग्रुप के फायदे ये भी हैं कि वेटिंग पीरियड कभी कभी नहीं भी होता है। बिल्कुल, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट्स कोई कंपनीज ऑफर करती हैं 3 साल का वेटिंग पीरियड है, कोई 4 साल का। ग्रुप पॉलिसीज कभी कभी 0 वेटिंग पीरियड ऑफर करते हैं। तो आप अपने बैंक में जाएं, उनको पूछें कि ग्रुप पॉलिसी अवेलेबल है कि नहीं है, ले लीजिए, लेकिन अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी को हाथ मत लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे ये तो बात हुई है ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसीज की, लेकिन जानना चाहूंगी मैं, एक तो फैमिली फ्लोटर होते हैं और एक इंडिविजुअल पॉलिसीज होती है। अगर किसी के पास फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, क्या उसके बावजूद भी इंडिविजुअल पॉलिसीज होना बहुत जरूरी है आपके पास?
यंग एज में नहीं, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप समझ लीजिए, अगर आपने एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ली है, अगर आप उसमें कुछ क्लेम करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो बाकी सब मेंबर्स पे भी हो जाता है। तो आप अगर एक इंडिविजुअल पॉलिसी ले लेते हैं तो वो जो नो क्लेम बोनस है आपका नुकसान होता है, फैमिली मेंबर्स का नहीं होता है। दूसरी बात, आप समझ लीजिए कि आप फैमिली फ्लोटर में कितने का कवर लोगे, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख। जी। अगर आपकी कोई बीमारी हो गई है, आप उसको यूज करोगे तो बाकी फैमिली मेंबर्स को तो यूज करने मिलेगा ही नहीं। तो माइट एज वेल आप एक इंडिविजुअल पॉलिसी ले लो, इस पॉलिसी को हाथ मत लगाओ, इसमें कोई क्लेम्स मत करो, बाकी के मेंबर्स तो यूज कर सकेंगे। नहीं तो आपके क्लेम के चक्कर में उनको घड़ी घड़ी दूसरी पॉलिसी लेनी पड़ेगी। Absolutely. उससे अच्छा अगर आपकी क्लेम हिस्ट्री खराब है, आपको कोई मेडिकल इलनेस हो चुकी है, तो आप एक अलग पॉलिसी ले लीजिए, फैमिली को उसी फैमिली फ्लोटर में बने रहने दीजिए। बिल्कुल, यानी इंडिविजुअल मेडिक्लेम पॉलिसीज लेना काफ़ी हद तक अनिवार्य है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि भारतीय म्यूचुअल फंड्स में एनआरआईज पैसे लगाने से पहले क्या रखें ध्यान में। बने रहिए हमारे साथ। का फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं myinsuranceClub.com के को-फाउंडर और वाइस प्रेसिडेंट मनोज असवानी। अब मनोज, बात करते हैं म्यूचुअल फंड में एनआरआईज के निवेश के बारे में। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, जैसे कि एएमसी के करीब 6% म्यूचुअल फंड एसेट्स एनआरआईज के होते हैं, तो इंडियन डेट और इक्विटी की मांग काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ तक एनआरआईज के निवेश के इंटरेस्ट की हम बात करें तो कैसे एक एनआरआई निवेश कर सकता है म्यूचुअल फंड्स में, भारतीय म्यूचुअल फंड्स में? तो आप देखेंगे कि इंक्रीजिंगली, बिकॉज इंडिया में रिटर्न्स इतने अच्छे मिल रहे हैं, एनआरआईज का कंप्लीट फोकस कि हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट्स होनी है इंडिया में होनी है। म्यूचुअल फंड्स में, इंश्योरेंस में एनआरआई सेक्शंस, एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी और इंश्योरेंस कंपनीज में भी उन्होंने स्पेशल डिविजन बना रखे हैं एनआरआई के लिए। तो एनआरआईज म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको इतना याद रखना चाहिए कि उनका जो टैक्स स्ट्रक्चर है या जो प्रोसेस है कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है रेसिडेंट से। आपको पैन कार्ड की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे भी है, पैन नंबर बहुत ज़रूरी है। आपको एक एनआरई या एनआरओ अकाउंट के थ्रू पैसे रूट करने होंगे। जो आप फंड्स चैनलाइज करते हैं इस म्यूचुअल फंड्स में, वो पैसे आपको इन दोनों में से किसी एक अकाउंट के थ्रू करना चाहिए। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि टैक्स स्ट्रक्चर भी आपका बहुत सिमिलर है जो रेसिडेंट्स का होता है। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि जब आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो अगर आप उसको सेल करोगे जल्दी, विद इन 1 ईयर ऑफ बाइंग, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। जो भी आप कोई फंड को सेल करते हो तो और उससे जो रिटर्न आती है उसको कैपिटल गेन्स बोलते हैं। अगर आप 1 साल के अंदर करते हो तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, 1 साल के बाद करते हो तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। अब अगर आपने इक्विटी फंड्स लिए हैं, जो स्टॉक्स हैं, जो रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और आप अगर उसको फर्स्ट ईयर के अंदर ही सेल कर देते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है 10% के हिसाब से। लेकिन अगर आप वही इंस्ट्रूमेंट, आपका जो म्यूचुअल फंड है, 1 साल के बाद सेल करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया और आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। तो इक्विटी है इसलिए रिस्क है, बट अगर आप 1 ईयर तक होल्ड कर पाते हो और उसके बाद सेल कर रहे हो तो कोई टैक्स नहीं है। अब यही हो गया एक तरीके का म्यूचुअल फंड। दूसरा है डेट फंड्स। डेट फंड्स नाम से ही समझ में आता है, थोड़े मॉडरेट रिस्क होगी, सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, रिटर्न्स के चांसेस गारंटीड ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन जो रिटर्न का क्वांटम होगा वो कम होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो डेट फंड्स में आपके जो रिटर्न के चांसेस हैं थोड़े कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू इक्विटी, लेकिन रिस्क भी कम है और टैक्स अट्रैक्ट करता है। तो डेट फंड्स में आप अगर शॉर्ट टर्म में सेल करते हैं या लॉन्ग टर्म में करते हैं तो टैक्स स्ट्रक्चर तो रहता ही है। ये जो एनआरई और एनआरओ अकाउंट की बात आप कर रहे हैं, ये कैसे खुलवाए जा सकते हैं? हर एक बैंक के पास डिविजन्स हैं। आपको बेसिक प्रूफ दिखाना पड़ता है आपके जो एनआरआई स्टेटस का, आपके वहाँ के आपके जो बेसिक एड्रेस प्रूफ हैं या एम्प्लॉयमेंट प्रूफ है वो आप दिखा देते हैं, वो आपको अकाउंट खोल के दे देते हैं। सिंपल तरीका होता है, आप वहाँ पे अपने, अगर समझो आप US डॉलर्स में पैसे निवेश कर रहे हैं, वो यहाँ पे INR में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेसिक पेपर वर्क है, हर बैंक के पास अवेलेबल है। लेकिन रुपए में निवेश करना ही अनिवार्य है यहाँ जी पर? जी जी बिल्कुल, आपको इंडियन रुपीज में ही इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे टैक्सेशन पर्पस थोड़ा सा और समझना चाहूंगी मैं। इक्विटी फंड में 65% एक्सपोजर होने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 10% तक यहाँ पर टैक्स लगता है। जी जी, तो इक्विटी फंड जब आप लेते हैं तो आपका ऐसा नहीं होता कि 100% इक्विटी फंड्स है। तो इक्विटी में हम लोग क्लासिफाई ऐसे करते हैं कि अगर आपका 65% भी एक्सपोजर, 65% एंड अबाव भी एक्सपोजर इक्विटी में है तो उसको इक्विटी फंड काउंट करते हैं। सेम रिवर्स करेंगे तो डेट फंड में हो जाता है। तो बहुत बार अक्सर लोग ये कंफ्यूजन में सोचते हैं कि टैक्स के हिसाब से इन्वेस्ट करें। आप वैसे मत सोचिए, आप बैलेंस देखिए कि इक्विटी और डेट का बैलेंस बना सकते हैं
और इन्वेस्ट कीजिए। टैक्स स्ट्रक्चर को सोच के अगर करोगे तो हमेशा कंफ्यूज होगे कि प्रोडक्ट कौन सा लेना चाहिए। डिविडेंड पर भी टैक्स लगता है यहाँ पर? डिविडेंड जो आपको आता है वो टैक्स डिडक्ट होने के बाद ही आता है, जो एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है। इन्वेस्टर के लिए आपको डिविडेंड फ्री आता है, टैक्स फ्री आता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो फंड हाउस है आपको टैक्स डिडक्ट करके ही देता है। सो डिविडेंड इज फ्री इन द हैंड ऑफ द कस्टमर। चलिए, तो ये तो बात हुई है एनआरआईज की म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के बारे में, लेकिन अब वापस से लौटते हैं इंश्योरेंस के मुद्दे पर ही। मनोज, यहाँ पे अगर बाहर से कोई इंश्योरेंस लेना चाहता हो, फॉर एग्जांपल कोई एनआरआई अगर इंश्योरेंस लेना चाहता हो भारत से, तो वो किस तरह से ये कर सकते हैं? तो ज़्यादातर एनआरआई जब इंश्योरेंस के लिए इंक्वायरी करते हैं तो वो उस प्लान पे, उस फ्रेम ऑफ टाइम में करते हैं जब वो आने ही वाले थे इंडिया में। तो बहुत बार क्या होता है कि मेजॉरिटी पेपर वर्क जो होता है इंश्योरेंस कंपनी एनआरआई कस्टमर्स के साथ ईमेल द्वारा ही एक्सचेंज कर लेती है, और जब वो यहाँ आते हैं तो एक मेडिकल चेकअप करवा लेती है और पॉलिसी इशू कर देती है। बहुत सारे एनआरआई जो इंडिया नहीं आ सकते हैं या नहीं आने का प्लान होता है, तो इंश्योरेंस कंपनीज वहीं उनका मेडिकल चेकअप अरेंज कर लेती है। पेपर वर्क तो ईमेल के द्वारा जैसे हो जाता है, आजकल तो बहुत सारे पॉलिसीज ऑनलाइन चले गए हैं, आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है फिजिकल। तो बहुत अच्छा डिमांड हो रही है एनआरआई पॉलिसीज की, मार्केट पिकअप हो रही है और हर कंपनी एनआरआई कस्टमर्स पे ध्यान दे रही है। तो यहाँ पर कोई खास पॉलिसीज आप रेकमेंड करना चाहेंगे जो कि एनआरआईज ले सकते हैं, या तमाम इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो इस तरह की पॉलिसीज प्रोवाइड करती हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं एनआरआईज को? तो एनआरआई कस्टमर्स का लार्जली इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फोकस होता है, क्योंकि वहाँ भी टर्म प्लान जो उनके लोकल मार्केट्स में अवेलेबल हैं अच्छे डिसेंट रेट्स पे हैं। तो मेजॉरिटी एनआरआईज यूजुअली या तो पेंशन प्लान देखते हैं या तो एंडाउमेंट प्लान देखते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप लॉन्ग टर्म प्लान्स में जाइए, कम से कम 20 साल का एंडाउमेंट प्लान लीजिए या पेंशन प्लान लीजिए, लेकिन जो पैसे इन्वेस्ट करने हैं कम से कम 20 साल का ड्यूरेशन लेके आप वो पॉलिसी चूज करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकाल कर शो पर आने के लिए मनोज। और योर मनी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप यहाँ योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं, और साथ ही सवाल भेजने के साथ साथ अपनी तमाम डिटेल्स, स्पेशली अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर डालें।